Hello students, welcome back. We are discussing class 9 physics chapter number 4 dynamics part 2. So आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. तो न्यूमेरिकल नंबर 1 इज कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है. टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट. फॉर एग्जांपल ये कोई डोर है या कुछ भी चीज है, वो इस यहाँ से फिक्स है, इस वाले पॉइंट से फोर्स लगाने पे ये ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है या नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं. अच्छा, टॉर्क स्पैनर प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि स्पैनर की जो लेंथ है, जो पाने की लेंथ है, वो 20 सेंटीमीटर है. टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. इस स्पैनर से हम एक नट को जो है लूज कर रहे हैं 15 न्यूटन की फोर्स लगा के. सही, मान लीजिए एक स्पैनर है ऐसे और एक नट है, उस नट को हम लूज कर रहे हैं. कितनी फोर्स लगा रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 15 न्यूटन की. और जो ये स्पैनर है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर. ये तो लेंथ के सिंबल एल होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ मल्टीप्लाई बाय एल. इफ द सेम यूनिट इज टू बी लूजन अप बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. अगर इसी नट को 15 न्यूटन की फोर्स की जगह हम जो है 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं ओपन लूज करने के लिए, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पिनर. तो स्पिनर की लेंथ क्या होनी चाहिए? लेंथ यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पूछ रहे हैं, इसको L1 इक्वल टू कह देंगे. तो यहाँ पे हमने टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है. पहले वाले केस में फोर्स गिवन है और लेंथ गिवन है, टॉर्क फाइंड आउट करना है. L1 20 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. कैसे किया? 100 से डिवाइड करा दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी वजह से सेंटीमीटर से 100 से डिवाइड कराएंगे तो 0.2 मीटर. F1 जो फोर्स गिवन थी वो 50 न्यूटन गिवन है. F2 जो फोर्स गिवन है वो 100 न्यूटन है, और 100 न्यूटन की फोर्स लगाने पे लेंथ फाइंड आउट करना है स्पैनर की, तो L2 फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L. फर्स्ट वाले स्पैनर का पहले हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, तो F1 L1 लिखा है. F1 फर्स्ट फोर्स 50 न्यूटन गिवन है, लेंथ है 0.2, इनको मल्टीप्लाई करने पे 10 बनेगा. 10 न्यूटन मीटर इज टॉर्क. अब दूसरे वाले स्पैनर का हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. टॉर्क अभी हमने ऊपर प्रोड्यूस किया है, टॉर्क जो इस नट को खोलने के लिए 10 न्यूटन का लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाया F2L2. हमें L2 फाइंड आउट करना है. F2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लिकेशन आगे टॉर्क के डिवाइड में आ जाएगा, तो L2 की ये फॉर्मूला बन गया. टॉर्क की प्लेस में 10 लगा लिया. अभी हमने निकाला टॉर्क. F2 इज 100 न्यूटन, डिवाइड करने पे 0.1 मीटर आ गई. तो L2 लेंथ जो स्पैनर की है वो 0.1 मीटर होगी. पहले वाले स्पैनर की जो लेंथ थी वो 0.2 मीटर थी, 50 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही थी. और अब की क्योंकि लेंथ कम है, 0.1 मीटर है, तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही, 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही उसी सेम टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए. सही. और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो मीटर को, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करा दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू 10 सेंटीमीटर. सही. Now next question number 2. So numerical 2, a long uniform steel bar of length 1 meter. एक स्टील की जो है बार है, रॉड है 1 मीटर की. अच्छा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया. सही है. के 10 सेंटीमीटर 20 एंड देन से कहते हैं 100 सेंटीमीटर. पिवट इज बैलेंस बाय अ पिवट एट इट्स मिडल. तो इस जो स्टील की जो बार है वो मिडल से बैलेंस भी मीन मिड में इसको फिक्स किया हुआ है. टू masses m1 and m2 are suspended at a distance of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot. इस पिवट से दो masses को सस्पेंड किया हुआ, लटकाया हुआ है. ये समझ एक तरीके से सीसा का झूला है. सही. तो एक जो मास है वो 30 सेंटीमीटर दूर है पिवट से, फिक्स पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से. तो ये 50 है, तो 60 70 80 यानी 30 सेंटीमीटर दूर. और एक जो वो 20 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 50 है, 40 यानी 10 का गैप है, अगेन 10 का गैप, तो 20, ये 30 पेगा. सही. तो ये 20 का गैप है. ओके. इग्नोरिंग मास ऑफ द स्टील बार. स्टील बार के मास को आप इग्नोर करें. अगर M1 0.6 kg, यानी इसका मास गिवन है 0.6 kg, तो इसका मास M2 का मास हमें फाइंड आउट करना है. तो L1 1 मीटर गिवन है, और ये जो स्टील की जो बार है 1 मीटर की है. L1 जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वो 0.2 मीटर, और L2 का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है
0.3 मीटर है। अच्छा ये 30 सेंटीमीटर है बेसिकली। अब सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करने पे 0.3 बन जाएगा, सही। तो 0.3 मीटर। इसी तरह L1 0.2 है, 20 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2। मास 1 इज गिवन 0.6 kg। M2 फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो टॉर्क इस तरफ प्रोड्यूस होगा क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा ऐसे नीचे आएगा तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, सी। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F मल्टीप्लाई बाय L। यानी अगर कोई हम फोर्स लगाएं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इसके वेट की वजह से, वेट नीचे की तरफ एक्ट होता है, वेट से अगेन फोर्स, तो F की जगह में हमने W लिखा है यहाँ पे, सही, वेट। W1 L1 यानी इस तरफ वाला W1 मास 1 और इसका लेंथ 1 को इसीलिए हमने लिखा W1 L1, और उस तरफ जो है W2 L2। तो W का फॉर्मूला होता है mg, वेट का फॉर्मूला होता है mg, W की प्लेस में mg आ गया, यहाँ पे भी W की प्लेस में mg आ गया। अब क्योंकि ये W1 है, वेट 1 है, तो m1 होगा। m1 इज गिवन 0.6 kg। अच्छा पहले हमें फाइंड आउट करना है m2, तो m2 के लिए इक्वेशन बनानी होगी। m2 फाइंड आउट करना है, m2 को अकेला करेंगे, सेपरेट करेंगे। m2 के साथ g भी है, L2 भी है। g और L2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल टू की तरफ आएंगे तो इस पूरी वैल्यू के डिवाइड में आ जाएंगे। g यहाँ पे डिवाइड में आ गई, L2 भी यहाँ डिवाइड में आ गई, तो g से g कैंसिल हो गया। यहाँ पे रहेगी m1 L1 L2, और ये m2 की इक्वेशन बन गई। इसको हम इधर लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, बस ऐसे घुमा देंगे, शिफ्ट नहीं करना, ऐसे घुमा दिया तो m2 यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे m1 L1 डिवाइडेड बाय L2। m1 की वैल्यू क्या गिवन है? m1 इज गिवन 0.6 kg, L1 इज गिवन 0.2 kg एंड L2 इज गिवन 0.3 kg। इनको मल्टीप्लाई कराया, इससे डिवाइड कराया, तो आंसर आ गया 0.4 kg। तो मास जो है इसका होगा वो 0.4 kg होगा, तभी ये बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं, सही। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, two masses 250 gram and 100 gram are hanging at positions 65 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। एक ये मीटर रोड है, 1 मीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ये गिवन है, 100 सेंटीमीटर डिवीजन होती है 1 मीटर में, अब यहाँ पे क्या है कि ये 60 ये 70 दोनों के बिटवीन में क्या होगा 65। तो 65 डिस्टेंस पे एक मास को हैंग किया हुआ है और एक को किया हुआ है 80 पे। अच्छा जो 65 पे वो 250 ग्राम का है, दिस इज 250 ग्राम मास m1, और m2 जो है वो है 100 ग्राम, राइट। और इनका जो डिस्टेंस है, एक का 65 है और एक का 80 पर है रिस्पेक्टिवली, ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रोड। ये यूनिफॉर्म मीटर रोड है, इक्वल डिस्टेंसेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, पिवोटेड 850 सेंटीमीटर। ये जो मीटर रोड है ये पिवोटेड है, फिक्स्ड की हुई है 50 सेंटीमीटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर का स्केल है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मैं 15 सेंटीमीटर पे बैलेंस करूंगा, यहाँ पे ऐसे फिंगर पे, तो ये देखें ये इस तरह बैलेंस हो गई 15 सेंटीमीटर पे। तो ये पिवोटेड है, फिक्स्ड है 15 सेंटीमीटर पे, सही। नाउ Where should a third mass of 400 ग्राम, अब बोलेंगे थर्ड मास ये M3 400 ग्राम का है, इसको हम किस पोजीशन पे, किस प्लेस पे, कहां पे प्लेस करें कि ये बाकी वाले दोनों को बैलेंस कर ले, सीधा कर रखे। फॉर एग्जांपल ये है, मान लें यहाँ पे जो है इस तरफ 2 मासिस रखे हुए हैं, ऐसे हैंग हुए हैं। अब मैं ये जो ओह शिट, अब ये जो थर्ड मास है, इस थर्ड मास को मैं कहां पे रखूं, किस पोजीशन पे रखूं कि ये बाकी के दोनों को बैलेंस करे। तो ऑब्वियसली जितना दूर रखूंगा उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, बैलेंस नहीं होगा, तो मुझे करीब रखना पड़ेगा बैलेंस करने के। अभी इसका वेट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कोई वेट नहीं है, तो ये रखते ही इस तरफ नीचे की तरफ प्रोपेल डाउन हो रहा है, सही। तो मैं जो थर्ड मास है उसको कहाँ बैलेंस, कहाँ रखूं कि वो बाकी के दोनों को बैलेंस कर ले, सीधा रखे। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है, थर्ड वाले की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट की पोजीशन क्या है, यहां से यहां तक है, ये L1 है, L1 कितना है भाई 50 से 65 कितने का गैप है 15 सेंटीमीटर, और L2 ये है
लेंथ जो कि यहाँ से मिड पॉइंट से कहाँ पर है, 80 पर है, तो कितना होगा ये मिड पॉइंट से 80 पे, यानी 10 20 30 सेंटीमीटर। तो L1 15 सेंटीमीटर है, L2 30 सेंटीमीटर है, L3 हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब L3 फाइंड आउट करना है, यानी इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो L3 तो मिड पॉइंट से होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये 30 पे नहीं है। अच्छा, 30 से थोड़ा सा आगे, लेकिन हमें ये नहीं पता एक्यूरेटली 30 से कितना आगे, तो ये होगी L3। अब अगर मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है, जैसे हम बता रहे हैं कि फर्स्ट वाले की जो पोजीशन है वो 65 है, ये तो सेंटर से डिस्टेंस है ना 15 सेंटीमीटर, लेकिन पोजीशन मीटर स्केल पे 65 पोजीशन पर है, और ये मीटर स्केल पे 80 पोजीशन पर है, और मिड पॉइंट से इसका जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, जो कि L2 है। इसी तरह मिड से यहाँ तक जो L3 होगा वो अलग बात है, लेकिन इसकी पोजीशन जैसे ये 80 पर, ये 65 है, तो जीरो से देख रहे तो हम बोल रहे हैं 65 पर 80 पर। इसी तरह जीरो से इसकी पोजीशन कहां पर है, तो x भी हमें फाइंड आउट करना है, पोजीशन इसकी, सही, x हम बोल रहे हैं पोजीशन को। नाउ M1 दिया हुआ 250 ग्राम, ग्राम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में, तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली 1000 से डिवाइड करा दें, तो 1000 से जब हम 1000 से इसको डिवाइड कराएंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया 0.25 केजी। M2 100 ग्राम है, इसको भी 1000 से डिवाइड कराएंगे तो 0.1 केजी बन जाएगा। लेंथ 1 15 सेंटीमीटर, अभी हमने देखा क्योंकि 65 पर है तो 50 से हम देख रहे हैं, ये लेंथ 150 मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करा देते हैं, 100 से डिवाइड करा देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। ऐसे L2 जो वो 30 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करा दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गई। M3 ये तो मास है, सही, मास कितना दिया हुआ है 400 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर दिया 0.4 केजी। हमें x फाइंड आउट करना है, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और L3 भी नहीं पता, L3 भी फाइंड आउट करना है, लेकिन तो हमें फिलहाल पोजीशन का बोला है। तो सॉल्यूशन, नाउ जब भी इस तरह से हो कोई लीवर, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है, सही। अगर ये इस तरफ टॉपल डाउन करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है तो घड़ी के अपोजिट में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इस तरफ टॉपल डाउन करेगा तो ये क्लॉकवाइज में, तो ये वाली साइड हो गई एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस है वो क्लॉकवाइज। तो इस तरफ जो है वो है M3 और L3, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इस वेट की वजह से यहाँ पे टॉर्क आएगा ना, इसके वेट की वजह से, तो W3 L3 टॉर्क प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, और इस तरफ दो टॉर्क मासी से, तो W1 L1 प्लस W2 L2, इन दोनों के वेट को प्लस करेंगे, इन दोनों के इफेक्ट से टॉर्क आएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड x। अच्छा जी, x फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमें L3 पता होना चाहिए, तो L3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे L3 आ रहा है ना फॉर्मूले में, तो L3 की इक्वेशन बनाएंगे। वेट की जगह में वेट का फॉर्मूला W इक्वल टू mg होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, वेट की जगह mg लगा लिया, W3 है तो M3 बन गया ये g है। ऐसे W वेट 1 की जगह भी mg लग गया, और 1 की वजह से m के साथ 1 आ गया, और यहाँ पे भी mg लग गया, m2g। नाउ g, अच्छा मैं अगर m3 g l ये आपस में सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, m3 l3 को और g को लास्ट में लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। यहाँ से क्या किया मैंने, g दोनों में था, g को कॉमन ले लिया, बाहर अंदर रह गया m1 l1 प्लस g बाहर कॉमन चला गया, m2 l2 रह गया। तो यहाँ पे भी एक g था, यहाँ पे भी g कॉमन था इन दोनों में, तो g से g कैंसिल, जब सेम वैल्यूज इक्वल टू इधर उधर हो तो कैंसिल आउट हो जाती है, कैंसिल। यहाँ रह गया भाई L3, हमें L3 चाहिए था ना, L3 के लिए इक्वेशन बनाना है, तो M3 यहाँ पे L3 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल टू के साथ जाएगा तो डिवाइड में नीचे आ जाएगी, जो चीज यहाँ ऊपर होती है वो इक्वल टू के साथ आगे नीचे डिवाइड में आ जाती है। तो ये इक्वेशन बन गई L3 के लिए। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर लो, M1 की प्लेस में M1 की वैल्यू 0.25, L1 की प्लेस में L1 की वैल्यू 0.15, प्लस फॉर्मूले का है दैट इज M2 वेयर इज M2 0.1 kg, L2 0.3, सही। डिवाइड में क्या है M3, तो M3 क्या है भाई, M3 हमारे पास है 0.4 kg। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कराइए आंसर बन, प्लस अदरवाइज इनको मल्टीप्लाई करने पे ये 15 डिवाइड वाली वैल्यू, अदरवाइज प्लस किया ये वैल्यू डिवाइड वाली वैल्यू, अदरवाइज अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर बना 0.169 मीटर है L3। अच्छा, अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि अक्सर सेंटीमीटर में गिवन, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करने से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 16.9 यानी 16.9 सेंटीमीटर। तो L3 क्या है, मिड पॉइंट से यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है, 16.9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, सही है। लेकिन हमें पोजीशन चाहिए, x चाहिए,
तो x क्या है, x टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस x कहलाएगा, सही। x बराबर है 50। अब इस 50 में से ये वाला डिस्टेंस हमें पता लग गया ना, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा ये कहां पर है, 0 से। तो 50 माइनस L3, 50 दैट इज माइनस L3 की जगह L3 की वैल्यू 16.9 माइनस करने पर 33.1 आ रहा है सेंटीमीटर। तो x का जो डिस्टेंस है इस मास को अगर हम 33.1 पे प्लेस करेंगे तब जाकर के ये इन दोनों मासेस को इन दोनों रिस्पेक्टिव पोजीशन पे बैलेंस करेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर आपको। नाउ नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन 4। अ कार weighing 1200 kg, एक कार जिसका वेट 1200 किलो है, enters a roundabout with a diameter of 60 मीटर। कार जो है वो इंटर होती है एक राउंड पे जिसका डायमीटर जो है, मतलब एक सर्कल पे एक मोड़ पे इंटर होती है जिसका डायमीटर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एक कोने से दूसरे कोने का क्या है भाई, 60 मीटर है। एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। जब कार इस राउंड के अंदर इस मोड़ पे इंटर हो रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर की है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। जब कार यहाँ पे मूव कर रही होगी ऐसे डायरेक्शन पे इस तरफ, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है, एक्ट होती है, वो हमें कैलकुलेट करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही होगी कार पे। ऑब्वियसली जब हम इस तरफ ऐसे राउंड में कर्व में मोड़ पे जब चलते हैं कार या किसी भी चीज को लेके जाते हैं तो एक तो हमें आउटवर्ड फोर्स फील होती है और एक सेंटर की तरफ फोर्स जाती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो कार टर्न ले पा रही है, अदरवाइज बाहर की तरफ गिर जाएगी, सही। ऑन द कार एंड इट नेविगेट्स द कर्व। बोले सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ और जिसकी वजह से कार इधर से नेविगेट कर गई, मतलब यहाँ से निकल गई इस मोड़ से, सही। तो जी मास गिवन है 1200 kg, डायमीटर था 60 मीटर। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है, मिड पॉइंट से कोने तक का डिस्टेंस, कहीं भी किसी भी तरफ का, तो वो रेडियस कहलाता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, डी डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 30 मीटर डायमीटर रेडियस है। वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 25 दैट इज किलो की जगह किलो का प्रीफिक्स 10 की पावर 3, या आप चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करा दे सिंपल, तो इसका प्रीफिक्स आ गया, मीटर अपनी जगह में ऐसे ही। आर और इनवर्स -1 है, मतलब ये डिवाइड में था, नीचे था ऊपर आकर के पावर -1 गई, तो नीचे है तो नीचे हमने लिख लिया। घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3600 ये सेकंड है, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब क्या करा जी, इनको डिवाइड कराया तो आंसर आया 6.94 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सही। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc अपन को फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन Fc सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलों का खेल है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका टॉपिक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उसमें जो फॉर्मूलास आते हैं और उनके यूनिट अगर आपको याद हैं तो आप इजीली न्यूमेरिकल कर पाओगे। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे होगे, डेटा बना रहे होगे ना, तो डेटा को देखते हुए आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सही। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला रट लो, लिख लो अपने पास कहीं पे, कोई एक ऐसा पेज या फिर एक ऐसा चार्ट अपने दीवार पे या कमरे पे जहां आप रहते हो वहां लगा लो, जहां पे आप सारे फॉर्मूलास लिख लो और आते जाते हुए अपनी नजरों में रहेगा तो सही से याद रहेंगे, वरना तो फॉर्मूलास भूलते रहते हैं, सही। तो फॉर्मूलास याद कर लेंगे। मास की प्लेस में 1200 आ गया, वेलोसिटी 6.94 था, स्क्वायर रेडियस है 30, 1200 एलईडी से 6.94 का स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू बनी है, डिवाइड में रेडियस, इनको मल्टीप्लाई करा ये आंसर बना 30 डिवाइड में रेडियस। डिवाइड करने पे फाइनल सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई 1926.544 न्यूटन। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 5 राउंड ऑफ होकर के, इससे पहले इवन नंबर है, अच्छा ओड नंबर हो तो हम क्या करते थे, +1 करते हैं। अगर इवन नंबर हो तब भी +1 करेंगे, अगर 5 के आगे 0 ना हो, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, तो ये 54 है, इसीलिए राउंड ऑफ करके 7 बनेगा न्यूटन, सही। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ आएगी। अब इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट आपको पता है जो अर्थ के अराउंड में मूव करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास सिग्नल्स वगैरह आते हैं, और ये जितने भी एयरप्लेन्स वगैरह हैं, इंटरनेट वगैरह, वो सब इसी सैटेलाइट की
बदौलत चल रहा है उधर। तो हम डिपेंडेंट है काफी सैटेलाइट के ऊपर। तो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट की डिफरेंट टाइप्स की सैटेलाइट्स होती है, जिनमें से एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट को बोलते हैं जो दिखने में, जैसे अगर आप अर्थ से देख रहे हैं, पाकिस्तान से या कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो आपको दिखने में तो लगेगा कि ये स्टेशनरी रुकी हुई है, बट वो मूव कर रही है। कि हमें क्यों लग रहा है, हम मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे क्यों लग रही है रुकी हुई है, बिकॉज वी नो कि अर्थ स्पिन करता है, सही है, अपने एक्सिस के अराउंड अर्थ स्पिन भी करता है और अर्थ रोटेट भी करता है। मान लीजिए अर्थ ऐसे स्पिन भी करता है और स्पिन करते हुए ऐसे रोटेट, ऐसे घूमता भी है, रोटेशन भी मारता है और स्पिन भी कर रहा होता है अर्थ। तो अर्थ जो स्पिन कर रहा है ऐसे, जिस स्पीड से घूम रहा है, जैसे यहाँ पे अर्थ स्पिन करते करते इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आ रही है अर्थ, तो जितनी स्पीड से अर्थ स्पिन कर रही है उतनी ही स्पीड से सैटेलाइट में मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में। तो इस स्पीड को जो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में मूव करे इसको हम ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, वी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम स्पीड से दोनों जा रहे हैं, मान लीजिए अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ये सैटेलाइट है, दोनों सेम स्पीड से साथ साथ जा रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि अर्थ रोटेट, सैटेलाइट मूव कर रहा है, सही। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व करे जिसका रेडियस मतलब अर्थ के सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस 42,000 किलोमीटर का रेडियस है। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट, तो इस हाइट पे हमें इस सैटेलाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। दिखने में तो लग रहा है ना कि रुकी हुई है, अब देखने स्पीड कितनी है इसकी। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड की बात करिए, ऑर्बिटल तो आपके माइंड में डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 2πr/t। तो फॉर्मूला आते ही आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, रेडियस चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए। तो क्वेश्चन में जरा देखते हैं हम, रेडियस तो हमें गिवन है, साहब हमें समझ आ रही है 42,000 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलो की जगह किलो का प्रीफिक्स 10³ लगा लो, या 1000 से मल्टीप्लाई कराओ तो मीटर में कन्वर्ट जाता है, सही। अब आप कहेंगे सर ये तो चीटिंग है, ये तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। हाँ भाई सही बोल रहे हो, ये टाइम पीरियड मैंने 86,400 कहाँ से लिखा, टाइम पीरियड तो गिवन नहीं, लेकिन टाइम पीरियड अगर आप नहीं लगाओगे फॉर्मूले में तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आएगी नहीं, टाइम पीरियड चाहिए और गिवन भी नहीं है। गिवन है बट हिडन है, छुपा हुआ है। कैसे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बता दिया ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक कंप्लीट ट्रिप लेने के लिए एक दिन लगा दिए, 1 डे, क्योंकि अर्थ भी एक कंप्लीट जो स्पिन 1 डे में कंप्लीट करता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी 1 डे लगता है। तो 1 डे बराबर होता है भाई कितने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, सॉरी हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 24 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड। टाइम पीरियड अपन को सेकंड में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ सेकंड में लिखा है, तो ये सेकंड में टाइम पीरियड आ गया। अब वैल्यू सिंपल पुट कर लें आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, 2 है जल्दी से, पाई की वैल्यू 3.142 कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस आ गया ये ऊपर से उठा करके लिख दिया, टाइम पीरियड भी आ गया भाई 86,400। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा, ये आंसर, ये वैल्यू नीचे डिवाइड में, इसलिए डिवाइड करने पे आया है 3052.78 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से सैटेलाइट मूव कर रहा है, 3052 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3052 मीटर जा रही है सैटेलाइट, बहुत ज्यादा स्पीड है। अच्छा, अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकंड अगर मालूम करना चाहो, एक सेकंड में कितने किलोमीटर में बताना चाहो, मान लो, चलो एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड में इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पर है, साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए प्लेट जेट के आगे लाना होता है, कितना जंप करेगा, 1 2 3, तो 3.05278 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट 3 जंप किया है, सही है, इसलिए पावर आ गई 3, और जी पावर आ गई 3, और ये सेकंड इनवर्स ऐसी रहेगा, मीटर ऐसी रहेगा। अब एक काम करते हैं, 10 की पावर 3 प्रीफिक्स है, 10 की पावर 3 का क्या प्रीफिक्स होता है, 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स होता है के, किलो, तो इसकी जगह में हम के भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 305278 इंटू 10 की पावर की जगह में के लिख रहा हूँ, हम अपनी जगह में एलईडी से, सेकंड इनवर्स एलईडी से। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर सेकंड बताओ कि एक सेकंड में कितने किलोमीटर जाती है, तो 3.05 यानी अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर एक सेकंड में सैटेलाइट ट्रेवल कर रही है। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।